नमस्कार, स्वागत है आपका। बात सोने की करेंगे क्योंकि क्लियरली यहाँ पर सोने ने अपने आप को काफ़ी स्ट्रॉन्ग चमकाया है। बाकी एसेट क्लासेस को अच्छा खासा कंपटीशन भी दिया है। ऑल टाइम हाईज हमने इस साल में सोने में बनते हुए देखे और काफ़ी हद तक मेटल एज अ सेक्टर को आउट परफॉर्म भी किया है 15% की तेज़ी के बाद। अगर हम प्राइसेस देखें यहाँ पर सोने के तो इंडियन मार्केट्स में भी हमने ऑल टाइम हाईज बनते हुए देखे और सिर्फ इंडिया और डॉलर टर्म्स में ही नहीं, काफ़ी सारी दूसरी कंट्रीज जैसे जापान, ताइवान, साउथ कोरिया, ऑस्ट्रेलिया में भी हमने सोने में ऑल टाइम हाईज इस साल में बनते हुए देखे हैं। और बाजार को अब लगता है कि एज एन इन्वेस्टमेंट अपॉर्चुनिटी सोना यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग है एज अ पोर्टफोलियो डाइवर्सिफायर। और अगले साल हम यहाँ पर एक बड़ी वॉलेटिलिटी तो देखेंगे ही, लेकिन शायद नए हाईज भी बनता हुआ देखेंगे। बात अब यहाँ पर इंडियन मार्केट्स की करेंगे और एक जो नया प्लेयर, अब बहुत नया नहीं लेकिन हमने अच्छे खासे स्ट्रॉन्ग वेव्स यहाँ पर आते हुए देखे हैं, वो है IIBX, जहाँ पर धीरे धीरे बुलियन ट्रेडिंग में इन्होंने नए आयाम बनाए हैं। फिर चाहे बात हेजिंग मैकेनिज्म की हो या फिर कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट की, एक्सचेंज पर सोने के कॉन्ट्रैक्ट तो पहले थे ही, हाल ही में चांदी के 5 नए कॉन्ट्रैक्ट्स भी शुरू हुए हैं और इनमें भी रिकॉर्ड ट्रेडिंग देखने को मिली है। तो क्या है IIBX के फ्यूचर प्लान्स, कौन से कॉन्ट्रैक्ट्स आने वाले समय में देखने को मिल सकते हैं, कैसे हैं ट्रेंड्स, इन सब पर बात करने के लिए हमारे साथ हैं IIBX के MD एंड CEO अशोक कुमार गौतम। अशोक जी नमस्कार। और ये साल आपके लिए काफी बेहतरीन रहा, हमने नए लेवल्स, नए रिकॉर्ड्स और नए लॉन्चेस यहाँ पर आते हुए देखे। अगर पीछे मुड़ के देखें, अगर 2023 की अपनी उपलब्धियों को कैसे रैंक इन करेंगे? मनीषा जी, थैंक यू वेरी मच। इनफैक्ट अगर 2023 की तरफ देखें तो इसका अवलोकन ऐसे करेंगे कि ये हमारे लिए काफी फुलफिलिंग साल रहा है, क्योंकि पिछले साल हम लोगों ने जो भी कुछ प्लान किया था उसको एक शेप दिया था, उस स्ट्रेटजी को, उन प्रोडक्ट्स के जो प्लान को शेप दिया था, वो धीरे धीरे फ्रक्टिफाई होते आए। और हम लोग को ये सबको ये समझना पड़ेगा कि हमको सिर्फ ये अकेले IBX का के साथ नहीं, लेकिन बहुत सारे स्टेक होल्डर्स हैं जिसमें हमारे रेगुलेटर सर्वोपरि हैं, IFSCA, DGFT का बहुत बड़ा रोल रहा है, डिपार्टमेंट ऑफ कॉमर्स का, डिपार्टमेंट ऑफ रेवेन्यू का, और खासतौर से जो कस्टम्स के यहाँ पे ऑफिशियल्स हैं एंड जो गिफ्ट सिटी अथॉरिटीज हैं। तो ये एक सबका एक बड़ा सम्मिलित प्रयास है। इसके अलावा इनके सो दैट जहाँ पे जो भी रेगुलेशंस आए धीरे धीरे उसमें कहाँ पे किस चीज की जरूरत थी, वो सब चीजें स्टेप बाय स्टेप होती आई। अगर एज ए रिकैप में आपको बताऊं तो जैसा कि हमने पहले ही बताया था, एक बहुत ही क्रिटिकल डे था हमारे लिए 10 मई 2023 इस साल का, जिसमें हमको एक बहुत ही अहम मुकाम मिला कि पूरे भारत में गिफ्ट सिटी SEZ पहला SEZ ऐसा बना जहां पे आइस गेट लगा। और वो भी क्योंकि IIBX की वो एक रिक्वायरमेंट थी ताकि यहाँ पे अच्छे से अच्छी तरह से ट्रेड हो सके। उसके बाद से मनीषा जी, एक के बाद एक हमको नई नई चीजें देखने को मिली जो हम लोग काफी समय से ट्राई कर रहे थे। उसमें से अहम चीजें मैं बता देता हूँ। सिल्वर के ट्रेडिंग के लिए DGFT का अप्रूवल आया, एंड उसके बाद ऑफ कोर्स IFSC ने जो भी रेगुलेटरी इंप्रूवमेंट करने थे या चेंजेस करने थे सर्कुलर्स में, उसको उन्होंने सब चीज करके वो सर्कुलर्स इशू कर दिए और हम लोग सिल्वर की ट्रेडिंग शुरू कर पाए। एक और अहम चीज मैं बताता हूँ जो DGFT ने मनीषा जी शुरू करी, वो उन्होंने कहा कि जो TRQ होल्डर है वो डायरेक्टली IIBX से गोल्ड ले सकते हैं। उसके लिए भी कल IFSCA का ऑपरेटिंग सर्कुलर आ गया है। तो कहने का मतलब है कि इस साल के लिए जो हम लोग काफी समय से कोशिश कर रहे थे, वो सब चीजें एक के बाद एक चीजें आती गई। और सबसे अहम चीज, जैसा आपने भी बोला, चांदी का हम कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च कर पाए। 5 कॉन्ट्रैक्ट्स परसों ही हमारे यहाँ लॉन्च इवेंट हुआ था और काफी अच्छा रहा। डॉक्टर हसमुख अधिया जी, चेयरमैन M6 चेयरमैन गिफ्ट सिटी हमारे यहाँ आए थे उसको लॉन्च करने। हमारे रेगुलेटर श्री राजा रामन जी, चेयरपर्सन IFSCA, और श्री तपन रे, हमारे MD एंड ग्रुप CEO गिफ्ट सिटी, ही वाज हियर। और उस दिन आपको बड़ा अच्छा लगेगा कि जब लॉन्च हुआ उसके बाद वो यहाँ पे काफी देर, करीब 30 मिनट तक रुके। तो उसी 30 मिनट में 3 टन के करीब सिल्वर का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च हुआ, ट्रेड हुआ। जी हाँ अशोक जी, क्लियरली काफ़ी सारी उपलब्धियां हैं और किसी एक महीने में तो हमने रिकॉर्ड सोने के इंपोर्ट्स भी होते हुए देखे जो पिछले साल भर में नहीं हो पाए थे। तो क्लियरली काफ़ी सारे पॉजिटिव्स आपके पास हैं, बॉक्सेस टिक करने के लिए हैं जो इस साल में हमने होता हुआ देखा है। अब यहाँ से क्या एक्सपेक्टेशन है, क्योंकि चाहे वो सेम डे हाफ एन आवर डिलीवरी की बात हो, कॉन्ट्रैक्ट सेटलमेंट्स हो, हमने काफ़ी सारे फर्स्ट यहाँ से IIBX में आते हुए देखे हैं। 2024 के लिए अब यहाँ पर क्या टारगेट्स हैं?
मैं आपको कुछ और फर्स्ट बता देता हूँ जो अभी तक लोगों को बताना बहुत जरूरी है, कि क्योंकि वो कहीं हमें भी उसका कोई प्रेसिडेंस दिखा नहीं। आप भी कमोडिटी मार्केट्स में हमसे बहुत ज्यादा टाइम से हैं मनीषा जी, कहीं पे भी हमको सिल्वर ग्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट नहीं दिखा। तो हम लोगों ने सिल्वर ग्रेन्स का कॉन्ट्रैक्ट लॉन्च किया। तो परसों जो ट्रेडिंग हुई वो सिल्वर ग्रेन्स के कॉन्ट्रैक्ट में लॉन्च हुई। उसमें भी 20 किलो की यूनिट है जिसमें ट्रेड हुए और 3 टन का ट्रेड हुआ और उसको और 30 मिनट के अंदर ही उसकी डिलीवरी हो गई। एक और बहुत इंपॉर्टेंट चीज बताता हूँ जो दुनिया में शायद कहीं नहीं हुई। आपको पता है, पहले भी बता चुके हैं कि 30 मिनट में हमारे यहाँ सेटलमेंट हो रहा है। और आप सबको और ट्रेड के लोगों को पता होगा कि जो 30 किलो की बार आती है सिल्वर की, उसके वेट में एक टॉलरेंस होता है। तो वेट एग्जैक्टली 30 किलोमीटर नहीं 30 किलोग्राम नहीं होता है, वो थोड़ा सा ज्यादा या थोड़ा सा कम होता है। लेकिन हमने अपने सिस्टम्स में ऐसा इंप्रूवमेंट किया है कि डिस्पाइट वेरिएशन इन द वेट, कॉन्ट्रैक्ट तो 30 किलो का ट्रेड होगा, लेकिन जो एक्चुअल सेटलमेंट के लिए जब फाइल जाएगी तो उसमें पूरा का पूरा कैलकुलेटेड अमाउंट वो भी एवरी 30 मिनट्स, क्योंकि दुनिया भर में सिल्वर के लिए सप्लीमेंट्री क्लियरिंग लगती है जहां पे उस वेट वेरिएशन के हिसाब से काम किया जाता है। तो IIBX तो दुनिया का पहला एक्सचेंज बना जहां पे सिल्वर बार को भी वो एवरी 30 मिनट्स विद एग्जैक्ट वेट और एग्जैक्ट अमाउंट के साथ सेटल कर दे। ऑलराइट अशोक जी, कितना एज ऑफ नाउ हम IIBX के थ्रू गोल्ड इंपोर्ट होता हुआ देख चुके हैं? हम ऑफ कोर्स आपसे एक अपडेट भी लेते रहते हैं कि कितने ज्वेलर्स अब यहाँ पर आपके मेंबर्स हैं? मनीषा जी 4.2 टन के ऊपर हो चुका है गोल्ड ट्रेड और 3 टन का सिल्वर का शुरुआत है। और जैसा कि मुझे ट्रेड मार्केट ने बताया है कि अगले हफ्ते हम अच्छा वॉल्यूम देखेंगे सोने और चांदी दोनों में। क्योंकि बीच में आपने देखा था कि प्राइस काफी ऊपर चले गए थे, ड्यूटी भी ऊपर चली गई थी, तो थोड़ा सा मार्केट में रुक गया था फ्लो। लेकिन मेरे को ऐसा विश्वास है कि जो अगले हमारा फोर्टनाइट है दिसंबर का, उसमें हम लोग अच्छा वॉल्यूम देख पाएंगे। और कोशिश ये है कि हम ज्यादा से ज्यादा वॉल्यूम दिखा पाए। लेकिन एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज अगर आपकी इजाजत हो तो मैं बताना चाहूंगा, जिसके ऊपर पहले भी हमने आपको बताया है लेकिन अभी और गाड़ी काफी आगे बढ़ गई है, वो है कि गोल्ड फ्यूचर्स। और कोशिश ऐसा है कि जनवरी में कोई भी शुभ दिन देख के, प्रोबेबली शायद मकर संक्रांति या कोई भी दिन अच्छा देख के हम लोग गोल्ड फ्यूचर्स को लॉन्च कर देंगे। और डिलीवरी बेस्ड रहेगा, आपके पास फैसिलिटी रहेगी, अगर आप डिलीवरी लेना चाहें तो डिलीवरी भी मिल पाएगी। और अगर कैश सेटल करना चाहेंगे तो कैश सेटल भी कर पाएंगे। RBI का जो एक सर्कुलर आया था जिसमें डोमेस्टिक एंटिटीज अदर देन इंडिविजुअल्स को जिनके पास गोल्ड प्राइस का रिस्क है उनको हेजिंग की परमिशन दी गई थी, उसके तहत ये कार्रवाई हुई है। और बहुत जल्दी ये कॉन्ट्रैक्ट की फुल डिटेल्स हम लोग ऑफिशियली अपने सर्कुलर के थ्रू मार्केट को बता देंगे। तो ये तो एक चीज है जो हमें पता चल गई है कि गोल्ड फ्यूचर्स आप लॉन्च कर रहे हैं जनवरी में। क्या आगे के भी कोई प्लान्स हैं जो ऑलरेडी इन पाइपलाइन है जो आप शेयर कर पाए? देखिए, मैं अगर जरूर शेयर करना चाहूंगा, शायद पता नहीं मुझे बोलना चाहिए कि नहीं, लेकिन मैं कह देता हूं कि हम लोग गोल्ड मेटल लोन, उसको गोल्ड मेटल लोन ना भी बोले, गोल्ड लीज बोले या SBLC बेस्ड बोले, तो एक प्रोडक्ट के कॉन्टूर्स पे डिस्कशन चल रहा है अभी। देखेंगे क्या होता है, लेकिन ये मार्केट की डिमांड है और हम लोग जो मार्केट की डिमांड है उसके हिसाब से काम करते आ रहे हैं। उसके साथ साथ दो चीजें और जिस पे हमारा काफी ध्यान है वो इस तरह से है कि जो NRIs और PIOs हैं उनके, जैसा आपने भी अपने ओपनिंग कमेंट में कहा था कि जो इन्वेस्टर्स होते हैं उनके पोर्टफोलियो में गोल्ड और सिल्वर का एक पोर्शन होता है। तो हमारा ये टारगेट है कि चूंकि हमारे पास फिजिकल गोल्ड है या फिजिकल सिल्वर है जो कि BDR फॉर्म में है, तो जो PIOs हैं, NRIs हैं और भी जो इन्वेस्टर्स आउटसाइड इंडिया हैं, और अगर वो फिजिकल गोल्ड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो क्यों नहीं वो हमारे यहाँ वो गोल्ड खरीद के हमारे BDR फॉर्म में रख सकते हैं। तो ये एक हमारा टारगेट है। एक और चीज जिसपे हम लोग आगे काम करेंगे और बहुत प्रिलिमिनरी है लेकिन बताने में कोई हर्ज नहीं है क्योंकि ये इतना तो है ही, वो ये है कि जो BDR हमारे यहाँ खातों में रहेगी, क्या हम उस BDR पे कोई लिक्विडिटी प्रोवाइड करा सकते हैं। तो उसके लिए एक रेपो प्रोडक्ट है BDR के अगेंस्ट, जिसमें जो एंटिटीज यहाँ पे हैं उनके पास जो सरप्लस डॉलर है वो BDR के अगेंस्ट वो डॉलर तो BDR पे रेपो करके वो डॉलर दे सकते हैं। तो उसमें 1 दिन से लेके 364 दिन तक का एक हम लोग रेपो बना सकते हैं। वो भी एक मार्केट प्लेटफॉर्म होगा जिसमें आप कितने टाइम के लिए आप लेना चाहते हैं डॉलर अगेंस्ट द सिक्योरिटी ऑफ BDR एंड इट विल बी रेपो। तो उसके कॉन्टूर्स पे भी काफी काम चल रहा है।
ओके। और गोइंग फॉरवर्ड प्लान्स तो बहुत हैं, जैसे जैसे फ्रक्टिफाई होते जाएंगे हम आपको बताते जाएंगे। लेकिन आपको जरूर एक धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपके चैनल से हमेशा से जो आपने ट्रैक किया है और बताया है, और आप हमेशा फ्यूचर प्लान्स पूछ लेती है, तो मार्केट को भी बड़ी उत्सुकता रहती है कि आईबीएक्स में और क्या क्या हो रहा है, और हम उसकी तरफ ध्यान देते रहें। लेकिन एब्सोल्युटली। एक बड़ा विश्वास है मनीषा जी कि जी। 2024 में हाँ। हम काफी अच्छे नंबर्स मार्केट को दिखा पाएंगे। ओके। हमने अच्छे नंबर्स इस साल में भी देखे हैं और जैसे आपने कहा अशोक जी, काफ़ी अच्छी यहाँ पर एक बूस्टिंग एक्साइटमेंट हमने यहाँ पर आते हुए देखी है। और आपने हमें 4 चीज़ें तो बताई ही हैं, चाहे वो गोल्ड फ्यूचर्स है, गोल्ड मेटल लोन्स है, एनआरआईज आउट ऑफ इंडिया के लिए फिजिकल बीडीआर गोल्ड में बाइंग करनी है और बीडीआर में लिक्विडेशन ढूंढना, यानी काफ़ी कुछ यहाँ पर ऑलरेडी हम एक्सपेक्ट करते हुए नए साल में जा सकते हैं। अशोक जी, एज ऑलवेज आपसे दोबारा ऑफकोर्स बात होगी, लेकिन बहुत शुक्रिया 2023 के बारे में समराइज और 2024 आउटलुक पर हमसे बात करने के लिए। इसी के साथ एक ब्रेक के लिए रुकेंगे, लेकिन जब लौटेंगे तो बात यहाँ पर गोल्ड ईटीएफ्स की भी करेंगे, क्योंकि यहाँ पर खरीदारी अच्छी खासी देखने को मिली है। यहाँ पर किस तरह के ट्रेंड्स हैं, 2024 का साल कैसा रह सकता है, इन सब पर बात करेंगे। हमारे साथ होंगे विक्रम धवन फ्रॉम निप्पॉन इंडिया लिमिटेड। जल्द आते हैं। वेल 2023 तो आप भूल ही नहीं सकते, क्योंकि इस साल में हमने सोने में ऑल टाइम हाइज बनाए हैं। ग्लोबल सेंट्रल बैंक्स की खरीदारी भी अच्छी खासी रही है, लेकिन ईटीएफ में शुरुआती समय में यहाँ पर बहुत खरीदारी नहीं थी, लेकिन बाद में बदलते ग्लोबल हालात में हमने यहाँ पर भी तेजी आते हुए देखी है। और गोल्ड ही नहीं बल्कि सिल्वर ईटीएफ्स की तरफ भी यहाँ पर काफ़ी स्ट्रॉन्ग रुझान है। क्या है कारण, कैसा है लोगों का रिस्पांस, अगला साल ईटीएफ मार्केट्स के लिए कैसा रह सकता है, इन सब पर बात करेंगे। निप्पॉन इंडिया म्यूचुअल फंड के फंड मैनेजर एंड हेड ऑफ कमोडिटीज विक्रम धवन हमारे साथ हैं। विक्रम नमस्कार। और काफ़ी सारी चीज़ें आपने यहाँ पर की हैं ईटीएफ्स को लेकर, यहाँ पर इंडियन मार्केट्स में स्पेशली रैंकिंग्स, इंटरनेशनल मार्केट्स में भी यहाँ पर बढ़ती हुई नजर आई हैं। लेकिन सबसे पहले पार्टिसिपेशन पर आपको समझना चाहेंगे। पिछले साल तक फर्स्ट हाफ तक भी यहाँ पर रिडेम्पशंस थे, क्या कुछ चेंज हुआ 2023 में सेकेंड हाफ में आते आते? थैंक यू वेरी मच, शुक्रिया मनीषा शो में इनवाइट करने के लिए। देखिए, पिछले 2-3 साल में हमने ग्लोबली ईटीएफ से काफी आउटफ्लोज देखे हैं, लेकिन इंडियन मार्केट की एक खास बात रही है कि शायद जैसे आपने कहा इनिशियली इतने इनफ्लोज नहीं थे, लेकिन आउटफ्लोज भी नहीं थे और नेट इनफ्लोज थे ईटीएफ में। ये क्लियरली शो करता है वंस अगेन कि इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो, जब गोल्ड की बात आती है तो सबसे स्मार्टेस्ट है, क्योंकि आप देख सकते हैं कि पिछले 2 साल के रिटर्न मुझे बताने की जरूरत नहीं है कितने हैं। और शायद इंडियन इन्वेस्टर्स बड़े यूनिक रहे हैं जिन्होंने थ्रू आउट द पास्ट 2 to 3 years इस रैली में पार्टिसिपेट किया है, वेरेज उनके जो वेस्टर्न काउंटर पार्ट्स हैं वो कहीं ना कहीं सोने को, गोल्ड ईटीएफ को रिडीम कर रहे थे। और ये सब जैसे आपने बताया कि इट वाज बिकॉज ऑफ सेंट्रल बैंक बाइंग और काफी स्टेडी फिजिकल डिमांड। तो ये एक पिछले 2-3 साल का जो रहा है, रवैया रहा है गोल्ड ईटीएफ में। और इसका सबसे बड़ा कारण 2 है कि एक तो गोल्ड, इंडियन इन्वेस्टर्स जो हैं वो गोल्ड को 2 तरीके से देखते हैं। एक एक्यूमुलेशन जिसमें कल्चरल फैक्टर्स हैं, और पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन या पोर्टफोलियो हेजिंग, या जैसे कह सकते हैं फॉर सेफ्टी इंश्योरेंस, जो भी आप कहना चाहें। तो एक्यूमुलेशन के लिए कोई राइट या रॉन्ग प्राइस नहीं है, वो डिपेंड करता है आपकी टाइमिंग पे। आपका जो टाइम फ्रेम है 5 साल है, 10 साल है, 15 साल है। और क्योंकि गोल्ड ईटीएफ में आजकल नॉमिनीज इंपॉर्टेंट है, तो पैसेज ऑफ यूनिट्स इन एन अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस वो भी आसान हो गया है। और दूसरी बात, काफी लिक्विड है गोल्ड ईटीएफ, इनको खरीदना बेचना काफी कन्वीनियंट है और काफी लिक्विडिटी रहती है इसमें। दूसरा, पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन की बात करें तो जैसे जैसे इंडिया एफ्लुएंट होता जाएगा, जैसे जैसे पोर्टफोलियो के साइज बढ़ते जाएंगे लोगों के, तो इट इज नॉट जस्ट कि परसेंटेज प्रॉफिट लॉस मैटर करेगा, एब्सोल्यूट टर्म्स में भी प्रॉफिट लॉस मैटर करेगा। सो 1% लॉस एक छोटे पोर्टफोलियो पे और 1% लॉस एक बहुत बड़े पोर्टफोलियो पे एब्सोल्यूट टर्म्स में बहुत बड़ी बात हो सकती है। तो इसलिए आगे आने वाले टाइम में, और अभी मैं देखा है कि मल्टी एसेट फंड में काफी इंटरेस्ट आ गया लोगों का, आगे आने वाले टाइम में ये इंटरेस्ट और बढ़ेगा। और गोल्ड, जैसे आप जानते हैं कि एक वन ऑफ दी वेरी कैपेबल पोर्टफोलियो हेज या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन है। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले टाइम में द स्टोरी ऑफ एक्यूमुलेशन और स्टोरी ऑफ हेजिंग या पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन काफी स्ट्रांग होती हुई दिख रही है। इससे ईटीएफ फ्लोज जो है वो काफी स्ट्रांग रह सकते हैं। ऑलराइट।
विक्रम, अगर हम सिल्वर देखें तो पहले कोई जरिया नहीं था सिल्वर में इन्वेस्ट करने का एक्सेप्ट फॉर फिजिकल, लेकिन अब सिल्वर ईटीएफ्स के बाद जिस तरह का रुझान आया है और जैसे निप्पॉन काफ़ी बेहतर परफॉर्म कर रहा है, कैसे देखा है आपने इन्वेस्टमेंट्स, इंक्रीज इन पार्टिसिपेशन, किस तरह की ग्रोथ है? देखिए, सिल्वर में ये सब एस्टिमेट्स हैं कि एनीवेयर फ्रॉम 15 से 25% जो सिल्वर कंजम्पशन है इंडिया में वो इन्वेस्टमेंट के लिए यूज होता है। और क्योंकि सिल्वर काफी बल्की है, 80 to 90 टाइम्स बल्की है गोल्ड के मुकाबले, तो आप जो इन्वेस्टर्स हैं वो ईटीएफ में ही या डिजिटल फॉर्म में ही इन्वेस्टमेंट पसंद करेंगे। तो हमने 2-3 तरह के जो इंटरेस्ट देखे हैं इन्वेस्टर से। एक तो जो फिजिकल को सब्स्टिट्यूट कर रहे हैं ईटीएफ से इन्वेस्टमेंट के लिए। फिर ऑब्वियसली हर मार्केट में, चाहे वो इक्विटी हो, बॉन्ड हो या कमोडिटी हो, उसमें टैक्टिकल प्लेयर्स तो रहते हैं। प्लस इसमें ऑल्सो जो आप कह सकते हैं जो ट्रेडर्स हैं, आर्बिट्राजर्स हैं, जो स्टॉकिस्ट हैं, वो भी कहीं ना कहीं सिल्वर ईटीएफ को काफी कन्वीनियंट मानते हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये 3 स्ट्रीम्स हैं जिससे फ्लोज आ रहे हैं पूरी इंडस्ट्री में सिल्वर ईटीएफ में। और डिपेंडिंग अपॉन द सेंटिमेंट ऑफ द मार्केट, ट्रेडिंग फ्लो और आर्बिट्राजिंग फ्लो तो चलते रहेंगे, लेकिन जो इन्वेस्टमेंट फ्लोज है वो काफी सेंटिमेंट पे और काफी क्या बाकी सब एसेट क्लासेस क्या कर रहे हैं उस पर डिपेंड करेंगे। फॉर द लॉन्गेस्ट टाइम जिस कंट्री ने फिजिकल में सोना चांदी खरीदा है, जब हम सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड्स देखते हैं या गोल्ड ईटीएफ्स देखते हैं या सिल्वर ईटीएफ्स फॉर दैट मैटर देखते हैं, विक्रम, ये कौन से पार्टिसिपेंट्स हैं? ऑब्वियसली आपने बताया कि फिजिकल बायर, स्टॉकिस्ट वगैरह भी हैं, पर क्या एज ग्रुप्स हैं? क्या हम नए निवेशक यहाँ पर आता हुआ देख रहे हैं? क्या हम मिलेनियल्स को इसका फायदा उठाता हुआ देख रहे हैं? देखिए, अनफॉर्चुनेटली चाहे वो कमोडिटी ईटीएफ्स हो या इक्विटी ईटीएफ्स हो या बॉन्ड या डेट इक्विटी ईटीएफ्स हो, इस समय जो इकोसिस्टम है वो लिमिटेड है उन निवेशकों का जो कि म्यूचुअल फंड के इकोसिस्टम में इंक्लूडेड है, जो आप जानते हैं कि बहुत स्मॉल है। और अभी कोई भी कैलकुलेशन, कोई बोलता है 5% है कि 10, अगर आप उसको 5% भी मानते हैं तो एक बहुत स्मॉल सैंपल है विज़िबी अगर आप कंपेयर करें डेवलप्ड कंट्री से, जिसमें ये 5 और 6 टाइम्स, और समटाइम्स यूएस में अगर आप देखें तो 70 to 80% पीपल ट्राई टू इन्वेस्ट इन म्यूचुअल फंड्स। तो ये एक बहुत छोटा यूनिवर्स है अभी भी। इन वैल्यू टर्म्स शायद बड़ा हो, लेकिन इन नंबर्स, इन एब्सोल्यूट टर्म्स काफी छोटा है। और ये यहाँ से बढ़ ही सकता है। और सबसे बड़ी बात यह है कि ये गोल्ड ईटीएफ और सिल्वर ईटीएफ से खैर काफी नया है, लेकिन अगर आप गोल्ड ईटीएफ की भी बात करें तो द फर्स्ट गोल्ड ईटीएफ को अभी शायद 15-16 साल ही हुए हैं वर्ल्ड में, जो इंडिया में जो लॉन्च हुए थे। तो ये एक रिलेटिवली न्यू प्रोडक्ट है। वेयर अगर आप इक्विटी के फंड्स देखें तो उसमें विंटेज काफी हाई है। तो मैं समझता हूँ कि इसको काफी टाइम देना पड़ेगा इन्वेस्टर्स के लिए। और जैसे हमने सिल्वर ईटीएफ में देखा कि उसका रिस्पॉन्स गोल्ड ईटीएफ से कहीं ज्यादा अच्छा था इन टर्म्स ऑफ रैंपिंग अप ऑफ द फ्लोज। तो आई थिंक ये सब इश्यूज देखते हुए काफी होप लगता है कि आगे जाके काफी इंटरेस्ट आएगा गोल्ड एंड सिल्वर ईटीएफ। ओके, विक्रम, आप अगर ग्लोबल चार्ट्स पे भी देखें तो हमने निप्पॉन की रेटिंग, वहाँ पर रैंकिंग आगे बढ़ते हुए देखी है। काफ़ी कुछ यहाँ पर 2023 में हुआ, नए हमने सिल्वर ईटीएफ्स में यहाँ पर अच्छी पार्टिसिपेशन देखी। 2024 के लिए अब आपके क्या टारगेट्स हैं? देखिए, जैसे मैंने कहा कि हमारे 2 या 3 टारगेट्स रहते हैं जो इन्वेस्टर जो एक्यूमुलेट करना चाहते हैं और जो पोर्टफोलियो डाइवर्सिफाई करना चाहते हैं। और आई थिंक ये जो आपने मेंशन किया वो बहुत ही अहम बात है कि जैसे आपने बताया कि गोल्ड और सिल्वर ईटीएफ की दुनिया में हम एक वन ऑफ द नोटेबल प्लेयर्स, एक महत्वपूर्ण प्लेयर में से एक हैं। तो उससे 2-3 चीजें समझ में आती हैं। एक तो ये समझ में आती है, जैसे मैंने आपको बताया कि जब सोना और चांदी की बात आती है तो शायद इंडियन इन्वेस्टर सबसे ज्यादा स्मार्ट है वर्ल्ड ओवर। और इससे ये भी पता लगता है कि इंडिया एज अ डेस्टिनेशन, इंडिया एज अ मार्केट, इंडिया एज अ मार्केट फॉर इन्वेस्टमेंट, उसका सिर्फ इट इज नॉट जस्ट कि उसका नाम है, बट उसका साइज और उसकी इम्पोर्टेंस काफी बढ़ चुकी है। और ये दैट इज वाई ये सब हो रहा है। तो मैं समझता हूँ जितना हम ग्लोबलाइज होंगे, जितना इन्वेस्टर्स जैसे मैंने कहा कि और इंटरेस्टेड होंगे कैपिटल मार्केट्स की तरफ, जितना उनका बिलीफ आएगा वेल्थ क्रिएशन थ्रू कैपिटल मार्केट्स, तो ये सब चीजों को देखते हुए बाकी सब एसेट क्लासेस के साथ साथ कमोडिटीज, स्पेसिफिकली गोल्ड और सिल्वर में भी उनका इंटरेस्ट बढ़ेगा, उनका एलोकेशन बढ़ेगा। और मैं समझता हूँ कि यही थीम रहेगी 2024 की, कि एक्यूमुलेशन
या फिर पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन। जैसे आप समझ सकते हैं कि जो न्यूज फ्लो है वो बहुत एक्सट्रीम में है। अगर हम यूएस की बात करें तो हार्ड लैंडिंग सिनेरियो भी है, सॉफ्ट लैंडिंग सिनेरियो भी है, नो लैंडिंग सिनेरियो भी है, जियोपॉलिटिकल इश्यूज भी हैं, करेंसी वोलेटिलिटी भी है। तो ये सब अनसर्टेनिटीज भी हैं, लेकिन अपॉर्चुनिटीज भी हैं। अपॉर्चुनिटीज के लिए अलग एसेट क्लासेस हैं और हेजिंग और डाइवर्सिफिकेशन के लिए अलग एसेट क्लासेस है, जिसमें गोल्ड जो है वो अहम रहता है। तो आई थिंक ये एक थीम रहेगी 2024 की हमारे लिए और हमारे निवेशकों के लिए। एब्सोल्युटली। तो जैसे आपने कहा, एक्यूमुलेशन एंड पोर्टफोलियो डाइवर्सिफिकेशन दो थीम्स हैं जो हमने इस साल में काफ़ी स्ट्रांग होते हुए देखी हैं, और 2024 में शायद सोना अपना एक बहुत स्ट्रांग फॉर्म इन्हीं वजहों से बनाता हुआ दिखेगा अभी। विक्रम, एज ऑलवेज बहुत शुक्रिया साथ जुड़ने के लिए और डिटेल्स में वो ETF के बारे में और ऑफकोर्स पार्टिसिपेशन के बारे में हमें समझाने के लिए। इसी के साथ फिलहाल इस कार्यक्रम में इतना ही समय है। हम रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, लेकिन आप बने रहिए CNBC आवाज़ पर।